हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। फ्रेंड्स, वर्ग 3 के एग्ज़ाम में जो संविदा शिक्षक का वर्ग 3 एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें संज्ञानात्मक विकास की जो क्वेश्चन है वो हर मतलब आप लोगों के हर सब्जेक्ट में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो इतने इम्पॉर्टेंट है संज्ञानात्मक विकास जो है, इसके बारे में आप लोगों से किसी न किसी सब्जेक्ट में आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, या इससे संबंधित जो उदाहरण दे के आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यह उदाहरण किसने दिया है। ठीक है, यह पूछ लिया जाएगा कि संज्ञानात्मक विकास का जो उदाहरण है किसने दिया है, या संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं पियाजे के द्वारा कितनी बताई गई हैं। ठीक है, या थार्डनाई के द्वारा कितनी बताई गई हैं। तो एक क्वेश्चन आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए यह चैप्टर जो है वो बहुत शार्ट में बताने जा रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे आप लोगों को याद करने में भी सहूलियत रहेगी और आपको जो एग्ज़ाम में भी आप लोगों को मदद मिलेगी इससे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। फ्रेंड्स, पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास दिया है वह 4 तरह से दिया है पियाजे ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा था, जो पियाजे महोदय हैं इन्होंने संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पियाजे महोदय ने किस पक्ष का अध्ययन किया है विकास के, तो यह संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन किया है। ठीक है, और दूसरा इन्होंने अपने बच्चे पर प्रयोग किया था। इन्होंने अपने छोटे बच्चे पर प्रयोग किया था संज्ञानात्मक विकास का। ठीक है, और इसको है ना अवस्था का सिद्धांत भी बोला जाता है। संज्ञानात्मक विकास के जो पक्ष है इसको अवस्था का सिद्धांत ही कहा जाएगा। और जो इन्होंने लास्ट में जो दिया गया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और इन्हें इसी को इन्होंने क्या बोला है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बोला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को इतना याद रहेगा कि इन्होंने जो है संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन किया है और अपने बच्चे पर किया है, और इसको अवस्था का सिद्धांत भी बोला जाता है और इसको संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आप लोगों को याद हुआ। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। देखिए, तो जो पियाजे महोदय हैं इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। तो फ्रेंड्स, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं बताई हैं वह बताई हैं आप लोगों को 4 अवस्थाएं बताई हैं। संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 4। संज्ञानात्मक विकास की इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई। तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है कि संवेदी गामक। ठीक है फ्रेंड्स, संवेदी गामक बताई है इसने, और इन्होंने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताई, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और इन्होंने बताया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि किससे मतलब इनकी जो है अवस्था कितनी होती है, कितनी इनकी एज होती है संवेदी गामक की या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, कितनी से कितनी वर्ष की अवस्था कही जाती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संवेदी गामक अवस्था जो होती है फ्रेंड्स वह होती है 0 से 2 वर्ष की अवस्था। फ्रेंड्स, 0 से 2 वर्ष की अवस्था को बोला जाता है संवेदी गामक अवस्था। जब बच्चा पैदा होता है उस अवस्था से लेकर 2 वर्ष की अवस्था तक संवेदी गामक अवस्था कहा जाता है। फ्रेंड्स, हम अभी इसका मोटा मोटा देखिए, फिर इसका अंदर का हम आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम संवेदी गामक अवस्था देख लेते हैं कि यह होती है 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है फ्रेंड। फिर उसके बाद में आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह होती है 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह होती है 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक, और नेक्स्ट होती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, यह होती है 11 से 14 वर्ष की अवस्था। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आप लोगों को याद रहेगा। देखिए, पियाजे ने 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बताई है। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। ठीक, तो जो संवेदी गामक अवस्था आप लोगों को 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष का इसका पीरियड टाइम रहेगा,
और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो थर्ड है होगी वो 7 से 11 वर्ष की होगी, इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, ठीक है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होगी वह होगी 11 से 14 वर्ष की होगी, इसको फ्रेंड्स अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोला जाता है 11 से 14 वर्ष की अवस्था को, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम देख लेते हैं, इनको विस्तार से समझ लेते हैं, जो क्वेश्चन में आपको एग्जाम व्यू की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, प्याजे ही चल रहे हैं अभी, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये मिक्सअप हो जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। प्याजे महोदय ने 4 संक्रियात्मक अवस्थाएं बताई हैं आपको, ठीक है। 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 14। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं संवेदी गामक अवस्था। तो देखिए फ्रेंड्स, संवेदी गामक अवस्था जो होती है यह हमने आपको बताया कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, ठीक। क्वेश्चन यह भी पूछ लेते हैं कि संवेदी गामक अवस्था कितने उसका पीरियड कितना रहता है, कितने वर्ष की रहती है, तो 0 से 2 वर्ष की अवस्था। चलिए इस अवस्था में बालक जो भी कार्य करता है अपनी इंद्रियों के द्वारा करता है फ्रेंड्स, ठीक है। इस अवस्था में बालक जो भी कार्य करता है वह अपनी इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है, ठीक। इंद्रियां क्या कहलाती फ्रेंड्स, जैसे नाक, कान और आँखें, त्वचा, मतलब इंद्रियों के द्वारा हम बता सकते हैं, अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब बच्चे हैं, छोटे हैं, उनसे बोलते तो बनता नहीं है, तो वो क्या करेंगे, अपने रोने के द्वारा, है ना, या त्वचा के द्वारा, कान के द्वारा, आँख के द्वारा अपनी भाषा को क्या करेंगे, वो व्यक्त करेंगे, अपने भावों को व्यक्त करेंगे, ठीक है। यदि बच्चे को भूख लगी होगी तो वो बोलेगा थोड़ी कि मम्मी हमको भूख लगी है, तो क्या करने लगेगा, वो रोने लगेगा, ठीक है। तो रोने लगेगा तो माँ समझ जाती है कि बच्चे को कोई परेशानी है या भूख लगी हुई है, ठीक है, इस प्रकार से। तो चलिए इसकी जो गामक क्रियाएं होती हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर गामक लिख लेना, गामक क्रियाएं, ठीक है। तो गामक क्रियाएं जो होती है, जैसे पकड़ना है, खेलना है, लिखना है, ये सब क्या क्रियाएं कहलाती, गामक क्रियाएं कहलाती, ठीक है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि निम्न में से गामक क्रियाएं हैं, ठीक। तो पकड़ना, लिखना, खेलना, ये सब गामक क्रियाएं होती हैं। चलिए इतना आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम आते हैं फ्रेंड्स पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्याजी जी की है, तो इन्होंने जो दी है वह है 2 से 7 वर्ष की अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा गया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। अब इनका अंदर का देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यह एग्जाम में आते हैं, ठीक। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ में खेलता है, ठीक, और शब्दों का और प्रतीकों का प्रयोग करता है, शब्द और प्रतीकों का प्रयोग करता है, क्योंकि 2 से 7 वर्ष का बच्चा हो गया है, तो 7 वर्ष के बच्चे कहाँ जाएंगे, स्कूल भी जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो 2 से 7 वर्ष के बच्चे स्कूल विद्यालय जाते हैं, तो वो समझने लगते हैं, तो वह शब्दों और प्रतीकों का भी प्रयोग करते रहते हैं, संकेतों का, ठीक। और प्रतीकात्मक खेल भी खेलते हैं, ठीक है। जैसे मम्मी बन जाते हैं, पापा बन जाते हैं कि चलो हम खेल खेलते हैं, है ना, चलो ये घर है, इसको घर बना लेते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं चलो मैं मम्मी बनती हूँ, मैं पापा का रोल अदा करती हूँ, ठीक है। तो ऐसे प्रतीकात्मक खेल भी बच्चे खेलने लगते हैं, छोटे बच्चे, ठीक। देखिए खिलौने की आयु की इसी अवस्था को कहा जाता है, और खिलौने की आयु को क्या कहा जाता है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था को भी खिलौनों की आयु कहा जाएगा। और इस दौरान बालक में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भाषा का विकास किस अवस्था में प्रारंभ होता है, तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ होता है, अर्थात पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस अवस्था को प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है, याद रखना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम आते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो मूर्त मतलब होता क्या है, मूर्त मतलब क्या होता है। तो मूर्त मतलब वह चीज़ होती है फ्रेंड्स जो हम छू के, है ना, स्पर्श के द्वारा और मतलब देख सकते हैं, साक्षात उसको
सामने जब बच्चे की कोई चीज़ लेके आई जाती है और उसको बताया जाता है कि ये देखो ये चीज़ है, ठीक है। यदि हमने माँ बोला तो माँ के सामने बच्चे के माँ का होना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, कि ये माँ है, ये पापा है या कोई रिश्तेदार है, तो उसी व्यक्ति का उसका व्यक्ति का खड़ा होना वहाँ और मौजूद होना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। या उस चीज़ का वहाँ मौजूद होना, उस जो चीज़ के द्वारा ही हम बता पाएंगे कि देखो बेटा ये चीज़ है। जैसे एप्पल बढ़ा रहे हैं, बच्चे को एप्पल के बारे में बताना है या गाय के बारे में बताना है या किसी चीज़ के बारे में बताना है, तो उस चीज़ का वहाँ प्रतीकात्मक रूप से मौजूद होना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसे बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हमने आपको बताया वह होती है फ्रेंड्स 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितने वर्ष की होती है? 7 से 11 वर्ष। एक तो यह होती है फ्रेंड्स 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, इस अवस्था में पूछा जाता है कि बच्चा चिंतन और तर्क प्रारंभ कब से करता है। जब बच्चा 7 से 11 वर्ष का जब बच्चा होता है, वह चिंतन और तर्क शुरू कर देता है, ठीक है। यह पूछा जाता है कि किस अवस्था में बालक चिंतन और तर्क करना शुरू करता है, प्रारंभ करता है, तो वह करता है 7 से 11 वर्ष की अवस्था में या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इस अवस्था में बालक जो होता है वो दिन, तारीख, समय, महीना आदि जानने योग्य हो जाता है या बताने योग्य हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर, आकार, भार आदि समझने लगता है। तो फ्रेंड्स, इस अवस्था में जब बालक होता है तो वह क्या करता है, वह किसी चीज़ का में अंतर करना शुरू कर देता है ना, अनुपात में अंतर कर लेता है कि यह बड़ा है, यह भार ज़्यादा है, यह छोटा है, ठीक है, यह आकार में भारी है, क्रम बता देता है कि यह किस क्रम का है, ठीक। तो यह बताना प्रारंभ कर देता है, समझने लगता है, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा मूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इसी अवस्था में मूर्त चिंतन बच्चा प्रारंभ कर देता है। मतलब जब वह कोई भी चीज़ को वह देख लेता है तो उसके बारे में वह सोचना प्रारंभ कर देता है। चिंतन का मतलब होता है उसके बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। तो मूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लास्ट है जो हमारे प्याजी जी की लास्ट अवस्था है, वह है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखिए फ्रेंड्स, इसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी बोला जाता है और इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोला जाता है। सॉरी, अमूर्त। अमूर्त का मतलब होता है जो चीज़ हमारे सामने उपस्थित नहीं है उसके बारे में चिंतन। तो इसको क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन भी करने लगता है, ठीक। तो देखिए, यह जो अवस्था होती है फ्रेंड्स 11 से 14 वर्ष की अवस्था होती है, ठीक। इस अवस्था में किशोर मूर्ति के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य हो जाता है। मतलब किसी भी चीज़ में देखने के साथ साथ वह क्या करता है, वह चीज़ वह यदि उपस्थित नहीं भी है तो उसके बारे में वह चिंतन करना प्रारंभ करने योग्य हो जाता है, उसके बारे में वह बताना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे स्मरण करना, मनन आदि वह करना शुरू कर देता है। कार्य को कारण समझता है और अंतर भी समझने लगता है, ठीक है। कोई भी कार्य है उसके कारण भी समझने लगता है और उसका अंतर भी समझने लगता है कार्य का। इसमें तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। देख, इसको तार्किक चिंतन भी बोला जाता है क्योंकि बच्चा इस अवस्था में अच्छे से तर्क करना शुरू कर देता है, तर्क करने लगता है, ठीक है। और यदि अतार्किक चिंतन कब से शुरू करता है, तो यह 7 से 11 वर्ष से शुरू करता है, लेकिन इस अवस्था में वह करने लगता है, तार्किक चिंतन करने लगता है और अमूर्त चिंतन भी करने लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, यह होती है हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यह हमारे प्याजी जी ने 4 अवस्थाएं दी हैं, 4 अवस्थाओं को हमने आप लोगों के लिए डिस्क्राइब कर दिया है। अब आप लोग बहुत अच्छे से इसको एक बार और सुन लेना, ठीक है। अब हम आते हैं फ्रेंड्स दूसरे जो है संज्ञानात्मक विकास के, जो उन्होंने क्रिया प्रसूत विकास का सिद्धांत दिया है, विकास का जो सिद्धांत दिया है, तो हम देख लेते हैं। ये है हमारे इस्कंदर महोदय, इनके क्वेश्चन आते ही हैं एग्ज़ाम में, जो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं एग्ज़ाम में उनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो अब हम आए इस्कंदर महोदय के, जो है इन्होंने दिया है फ्रेंड्स क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया है। इनका फेमस सिद्धांत है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत और बहुत इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है, ठीक है। तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए,
तो स्किनर महोदय ने हमें क्या कहा है, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत बताया है। तो देखिए, क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत दिया, आपसे सबसे पहले यही पूछ लिया जाएगा कि किसने दिया है इस सिद्धांत को। तो यह दिया है हमारे स्किनर महोदय ने, यह हमको याद रखना है। संज्ञानात्मक विकास किसने दिया है, पियाजे जी ने दिया है। और क्रिया प्रसूत का अनुबंध सिद्धांत दिया है, वह दिया है स्किनर महोदय ने। तो देखिए, यह पूछ लिया जाता है कि स्किनर महोदय जो है वह कहाँ के हैं। ठीक है, तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादक किया था अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर B.F. स्किनर ने 1938 में किया था। ठीक है, 1938 में किया था। वह कहाँ के प्रोफेसर थे, यह जो थे वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। और यह कहाँ से संबंधित है, इनका अमेरिका से। ठीक, इतना याद रहेगा। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित प्रभाव के नियम पर आधारित है। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि किनका सिद्धांत जो है, किस शिक्षा शास्त्री का सिद्धांत है थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है, तो यह जो है वह है स्किनर महोदय का। ठीक है, इतना आप लोगों को याद हुआ। अमेरिका के हैं, प्रोफेसर थे हार्वर्ड विश्वविद्यालय में 1938 में। ठीक, चलिए हम देख लेते हैं अब इनके बारे में। इन्होंने स्किनर अनुबंध का जो सिद्धांत दिया है, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत जो दिया है फ्रेंड, इनके को अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो देखिए इनको किन किन नामों से जाना जाता है। देखिए, जो क्रिया प्रसूत का जो स्किनर का प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत, ठीक, इसको देखिए अनुबंध का सिद्धांत जो है वह RS थ्योरी भी बोला जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट बोला जाता है कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत कहा जाता है। सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत भी इन्हें इसी कहा जाता है। अभिक्रियात्मक अनुदेशन का सिद्धांत भी कहा जाता है। और नैमित्तिक अनुबंध का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। फ्रेंड्स, जो नैमित्तिक अनुबंध का सिद्धांत है यह बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। आपसे पूछ लिया जाता है कि यह किसने दिया है। ठीक है, और अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, इनको आप लोग याद रखिएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। इतना आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, जो V.F. स्किनर ने इन सिद्धांत को क्रिया प्रसूत का सिद्धांत का नियम कहते हैं। तो क्रिया प्रसूत का नियम भी इस सिद्धांत को कहते हैं। ठीक, इन्होंने स्किनर का अपना प्रयोग जो इन्होंने किस पर किया था, चूहे पर किया था। ठीक, क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत इसे R टाइप थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक, और S टाइप थ्योरी किसने बोला है, वह बोला हमारे थॉर्नडाइक महोदय ने। और इनको क्या बोला जाता है, R टाइप थ्योरी बोला जाता है। तो देखिए, इन्होंने सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया था चूहे पर किया था फ्रेंड्स, और फिर उसके बाद में चूहे पर के साथ साथ इन्होंने कबूतर पे भी किया था। तो आप लोगों को याद रखना है, दोनों पर किया था, चूहे पर भी किया था और कबूतर पर भी किया था। ठीक, और थॉर्नडाइक महोदय ने किस पर किया था, बिल्ली पर। हम आगे पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चूहा। देखिए, इन्होंने चूहों पर प्रयोग किया सबसे पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, अनुक्रियाकर्ता कौन था, चूहा। मतलब चूहा क्रिया कर रहा था। ठीक है, चूहे को भूख लगी थी, चूहा क्रिया कर रहा था, अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक, और फिर भोजन कौन सा था, भोजन को क्या बोला जाता है, पुनर्वलन। जिसके लिए वह अनुक्रिया कर रहा था वह कैसा है, पुनर्वलन, उसको बोला जाता है R। ठीक है फ्रेंड्स, तो पुनर्वलन जो है वह दो प्रकार का होता है फ्रेंड्स। एक होता है हमारा सकारात्मक और दूसरा होता है नकारात्मक। फ्रेंड्स, सकारात्मक जो पुनर्वलन होता है उसी को प्राणी दोहराता है, लेकिन जो नकारात्मक पुनर्वलन होता है उसको प्राणी नहीं दोहराता। उसको वह समझ जाता है कि इससे हमको हानि होगी। ठीक है, यह ठीक नहीं है हमारे लिए, इसलिए वह नकारात्मक पुनर्वलन कभी नहीं दोहराता, वह सकारात्मक पुनर्वलन दोहराता है। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे क्या होता है सकारात्मक पुनर्वलन, क्या होता है, जैसे अब चूहे पर प्रयोग किया स्किनर महोदय ने, तो सकारात्मक वह हुआ कि जब चूहा उछल कूद करता हुआ उसके सामने
मतलब भोजन रखा है चूहे के सामने और वो उछल कूद करता करता उसका पैर लीवर पर पड़ता है और उसको भोजन मिल जाता है, तो यह कहलाता है उसका सकारात्मक पुनर्बलन। लेकिन वह उसको बार बार करेगा क्योंकि उसको भोजन मिलता है ना। तो जब भी वह लीवर पर पैर रखेगा उसको क्या मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा। लेकिन नकारात्मक पुनर्बलन क्या कहलाता है फ्रेंड्स, यदि चूहा बहुत उछल कूद कर रहा है और उसका पैर जो है लीवर में फंस जाता है और उसको तकलीफ होती है, ठीक है, उसको कष्ट पहुंचता है, तो वह क्या करेगा, वह दोबारा वह काम नहीं करेगा। उसको समझ में आ गया कि इससे हमको परेशानी होती है, ठीक है। तो यही कहलाता है हमारा सकारात्मक और सकारात्मक पुनर्बलन। तो फ्रेंड्स याद रखना कि प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को क्या करता है, दोहराता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट में। आपको याद हो गया कि जब सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है तो वह प्राणी दोहराता है, ठीक, और यदि नकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा तो वह उसको वहीं छोड़ देगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। पुनर्बलन का सिद्धांत देखिए फ्रेंड्स किसने दिया था। देखिए पुनर्बलन का जो सिद्धांत था फ्रेंड्स वह दिया था क्लार्क हल ने दिया था फ्रेंड्स। आ रही बात समझ में। पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो क्लार्क हल ने दिया था और जो प्रयोग किया था फ्रेंड्स वह सबसे पहले प्रयोग किया था वह स्किनर ने किया था पुनर्बलन के सिद्धांत का। तो हल ने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था और प्रयोग किसने किया था, स्किनर ने। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रयोग किसने किया तो वह किया था स्किनर महोदय ने, और कहा जाए कि सिद्धांत पुनर्बलन का दिया किसने था तो क्लार्क हल ने दिया था। फ्रेंड्स इसी में कंफ्यूज होते हैं हम, ठीक। दिया था पुनर्बलन का सिद्धांत क्लार्क एल हल ने और प्रयोग किसने किया था, यह किया था स्किनर महोदय ने। किन किन पर किया था, चूहों और कबूतरों पर। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। इतना समझ में आया फ्रेंड्स, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों से कंफ्यूज होते हैं और मिस्टेक करते हैं। उसने चूहों पर एक विशेष व्यवहार सीखने के लिए उनकी अनुक्रिया के पश्चात उन्हें एक विशेष पुनर्बलन देकर निश्चित व्यवहार सीखने में सफलता प्राप्त की थी, ठीक है। तो यह कहा आप लोगों का पुनर्बलन का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। इन्होंने प्रयोग के लिए एक बॉक्स का प्रयोग किया था। जब इन्होंने प्रयोग किया था एक बॉक्स का प्रयोग किया था जिसे क्रिया प्रसूत अनुबंध कक्ष कहा गया। लेकिन बाद में स्किनर के शिष्यों ने इसे स्किनर के सम्मान में स्किनर बॉक्स कहा, ठीक है। तो स्किनर बॉक्स किसको कहा गया, क्रिया प्रसूत अनुबंध कक्ष को। क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष को क्या कहा गया है, स्किनर बॉक्स नाम दिया गया। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्किनर बॉक्स नाम किसे दिया गया है, तो यह दिया गया था क्रिया प्रसूत अनुबंध के सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेते हैं। जो बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए इसका प्रयोग बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए किया जाता है। बालकों के शब्द भंडार की वृद्धि के लिए एग्जाम की मतलब बच्चों की शिक्षा की दृष्टि से, ठीक है। मतलब बार बार हम उन्हीं से कुछ ऐसे कठिन शब्द जो रहेंगे वो बार बार लिखवाएंगे तो बच्चों को शब्द भंडार में वृद्धि होगी, ठीक। नेक्स्ट देखिए, शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा सीखने जाने वाले व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है। वह उद्दीपन पर नियंत्रण करके वांछित व्यवहार का सृजन करता है, ठीक है। तो जो उद्दीपन पर नियंत्रण करके भी वांछित व्यवहार का सृजन करता है, शिक्षक के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। इस सिद्धांत में सीखी जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे पदों जब वह सीखता है बच्चा तो हम छोटे छोटे पदों में छोटे छोटे टुकड़ों में उनको सिखाते हैं। शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करके सीखने में गति और सफलता दोनों मिलती है,
ठीक है, इस विधि का प्रयोग करेंगे हम बच्चे को क्रिया प्रसूत अनुबंध का, तो बच्चे क्या करेंगे, छोटे छोटे पदों में हमको सिखाएंगे तो वह जल्दी सीखेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, स्किनर का मत है जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है। यह संतोष क्रिया को बल प्रदान करता है। ठीक है, यह आपसे पूछ लिया जाएगा कि किन्होंने कहा है कि जब किसी भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है और यह संतोष क्रिया को बल देता है। किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है? तो यह कहा है फ्रेंड्स स्किनर महोदय ने। आप लोगों को याद रहेगा, इसमें पुनर्वलन को बल मिलता है। ठीक है, अधिकाधिक अभ्यास द्वारा क्रिया को बल मिलता है। तो बालक जो है अधिकाधिक अभ्यास द्वारा सीख सकता है। ठीक है, और यदि पुनर्वनल को बल मिलता है, यदि बालक किसी क्रिया में सफल होता है तो वह कार्य को क्या करने का उसको मजा आएगा, बार बार वह करेगा। ठीक है, और वह उससे वह उसकी शिक्षा में उसकी वृद्धि होगी, सफल होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम आते हैं फ्रेंड्स थॉर्नडाइक महोदय पर। थॉर्नडाइक महोदय ने विकास का जो सिद्धांत दिया है फ्रेंड्स, ठीक है, विकास के इनके बारे में हम देखते हैं, थॉर्नडाइक महोदय के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थॉर्नडाइक कहाँ के वैज्ञानिक थे। यह थे फ्रेंड्स अमेरिका के शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, यह अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। और थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया? तो इनको पशु मनोवैज्ञानिक कहा और इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। ठीक है, तो यह अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया है। और जो इसको मतलब प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा गया है। जो थॉर्नडाइक महोदय है फ्रेंड्स, इनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा गया। तो आप लोगों के 3 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को इनको याद रखना है। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक सबसे पहले पूछा जाएगा आपसे कि थॉर्नडाइक महोदय कहाँ के मनोवैज्ञानिक? अमेरिका के। इन्होंने सबसे पहले किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था। और पशु मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने जो था सब इनको प्रथम शिक्षक मनोवैज्ञानिक भी कहा गया है। इसलिए आप लोगों को इसको याद रखना है, ये है बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा गया है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, थॉर्नडाइक महोदय तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ शिक्षा शास्त्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनते ही हैं। इनके बगैर तो एग्जाम में मतलब क्वेश्चन बनते ही नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इनको बहुत अच्छे से हमको करना है। चलिए, थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखिए फ्रेंड्स, इनकी पुस्तक है शिक्षा मनोविज्ञान, सबसे पहले पॉइंट। और सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो थॉर्नडाइक महोदय ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, जिसे थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। सीखने का सिद्धांत का थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। चलिए, इतना आप लोगों को याद होगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखना जरूरी है इनको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थॉर्नडाइक के सिद्धांत जो हैं उनको अन्य नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए इनको देख लेते हैं हम। देखिए, सबसे पहला इनका जो सिद्धांत था, इनका सीखने का सिद्धांत को कहा गया प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। देखिए, ठीक है, दूसरा हमारा है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। और तीसरा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत और संबंधवाद का सिद्धांत। फ्रेंड्स, एक सिद्धांत और है आवृत्ति का सिद्धांत, भी इन्होंने ही दिया है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रहेंगे। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत और संबंधवाद का सिद्धांत, और लास्ट में है आवृत्ति का सिद्धांत। ये आप लोगों को याद रखने इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने 2 तरह के जो है नियम बताए हैं, 2 नियम बताए हैं, 2 तरीके के, 2 प्रकार के इन्होंने नियम बताए हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बताए हैं कि मुख्य नियम। ठीक, सबसे पहले इन्होंने क्या बताया है? मुख्य नियम बताए हैं। और मुख्य नियम में कितने नियम बताए हैं? 3 नियम बताए मुख्य नियम के। इन्होंने 3 नियम बताए हैं मुख्य नियम, और 5 नियम बताए हैं गौण। तो आप लोगों को इतना याद रखना है, इनकी क्या रखना है? काउंटिंग याद रखनी है कि 3 मुख्य नियम कितने हैं? 3 हैं। और गौण नियम
बताए हैं इन्होंने, 5 नियम बताए हैं। ठीक है, तो मुख्य नियम को हम देख लेते हैं, जैसे अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अभ्यास का नियम आप लोगों को पता चलता है, जैसे बार बार जब हम कोई क्रिया करेंगे या जब बालक कोई क्रिया करेगा या बार बार क्रिया करेगा तो उसको उस चीज़ का अभ्यास हो जाएगा, तो वह वो चीज़ उससे बहुत अच्छे से बनने लगेगी। ठीक है, और दूसरा हमारा तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या है? जब व्यक्ति खुद ही या बालक खुद से ही उस चीज़ को सीखने के लिए तत्पर है, इच्छुक है, जिज्ञासु है कि मैं यह चीज़ सीख के रहूँगी या यह चीज़ मैं सीख के रहूँगा। ठीक है, जैसे कोई बालक है, अंदर से उसको बोला जाए कि इसको जो साइकिल चलाना, यदि तुम उसको बोलोगे कि इसको साइकिल चलाओ तो ज़बरदस्ती से वह नहीं सीखेगा। लेकिन यदि वह खुद अंदर से जिज्ञासु है तो वह काम करने लगेगा खुद से प्रेरित होके। ठीक है, तो यह कहलाता है हमारा तत्परता का नियम। तीसरा है हमारा प्रभाव या परिणाम का नियम। प्रभाव या परिणाम का नियम, यदि बालक पर किसी व्यक्ति का किसी चीज़ का प्रभाव पड़ता है या उस चीज़ के परिणाम के बारे में वह सोचता है कि यार इस चीज़ का परिणाम बहुत अच्छा है, ठीक है, या मुझको ये चीज़ मिलेगी इस चीज़ के करने से, ठीक, या किसी व्यक्ति का प्रभाव, तो उसके द्वारा वह सीखता है, तो उसे कहा जाता है हमारा प्रभाव का नियम। ठीक है फ्रेंड्स, तो तीनों आप लोगों को याद हो जाने चाहिए, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। ये यदि आप लोगों को यह तीनों याद हो जाएंगे तो क्वेश्चन बनता है ऐसे है फ्रेंड्स कि आप लोगों से पूछा जाता है कि निम्न में से मुख्य नियम कौन सा है, तो आप बता सकते हैं कि अभ्यास के नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम पढ़ा है। ठीक है, याद है आप लोगों को, तो आप बता सकते हैं कि अभ्यास का नियम या तत्परता का नियम या प्रभाव का नियम। यदि आपसे पूछा जाए निम्न में से कौन सा मुख्य नियम नहीं है, तो वह भी आप बता सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं, गौण नियम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग इसमें सिर्फ इतना याद रखेंगे कि गौण नियम 5 बताए हैं, क्योंकि आप लोगों को मुख्य नियम तो पता है। ठीक है, तो इसलिए गौण नियम आप लोग को समझ में आ जाएंगे, फिर भी आप लोग याद कर लीजिएगा क्या है। चलिए सबसे पहले देखिए बहुप्रतिक्रिया का नियम। ठीक, मतलब बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, और दूसरा नेक्स्ट बताया है, एक मिनट, साहचर्य नियम। नेक्स्ट बताया है हमारा साहचर्य का नियम। दिख नहीं रहा फ्रेंड्स थोड़ा सा, तो फ्रेंड्स गौण नियम बताए हमारे बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम और साहचर्य का नियम। फ्रेंड्स साहचर्य का नियम भी बताया है, और थोड़ा सा इसमें दिख नहीं रहा तो आप लोग लिख लीजिएगा साहचर्य का नियम। ठीक है, साहचर्य का नियम भी इन्होंने दिया है, और आत्मीकरण का नियम और आंशिक क्रिया का नियम। इन्होंने 5 नियम गौण बताए हैं और 3 नियम बताए हैं, मुख्य नियम बताए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना याद रहेगा आप लोगों को। थांडाइक महोदय बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसलिए आपको ये चीज़ें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, जो थांडाइक महोदय है इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। एक सेकंड, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, और इसका महत्वपूर्ण था भूखी बिल्ली और मृत मछली। ठीक है, तो एक बॉक्स था, उसमें क्या है, बिल्ली को बंद कर दिया गया था और उसके ऊपर क्या कर दिए गए थे, मछली के टुकड़े, मृत मछली के लटका दिए गए थे। ठीक है, तो इस पर इन्होंने प्रयोग किया था थांडाइक महोदय ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, इसमें अनुक्रियाकर्ता क्या, वो जैसे फ्रेंड्स आप लोगों से क्वेश्चन आ जाता है कि कई लोगों को पता नहीं होता है कि भाई अनुक्रिया क्या कहलाती है, उद्दीपन क्या कहलाता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, पूछ लिया जाता है कि एक बिल्ली है और उसको बॉक्स में बंद कर दिया गया है, और उसके जो है मांस के मछली के टुकड़े लटका दिए गए हैं, तो इसमें जो है अनुक्रिया कर्ता कौन है और उद्दीपन कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स, जिस चीज के द्वारा व्यक्ति या जानवर या पशु कार्य करने के लिए तत्पर हो जाता है, ठीक है, या प्रेरित हो जाता है, वह कहलाता है उद्दीपन।
तो फ्रेंड्स उद्दीपन इसमें क्या है, मृत मछली है, क्योंकि मछली के द्वारा ही अनुक्रिया करने के लिए बिल्ली तत्पर हो गई। ठीक है, तो इसको अनुक्रिया को आर भी बोला जाता है और इसको उद्दीपन को क्या बोला जाता है, एस। तो एस और बॉन्ड भी बोला जाता है। एस आर थ्योरी किसने दी थी, यह दी थी हमारे थॉर्नडाइक महोदय ने। और आर एस जो थ्योरी दी थी फ्रेंड्स, आर से याद रहेगा स्किनर। ठीक है, यदि आर आगे आए तो स्किनर महोदय, और यदि एस आगे आए तो थॉर्नडाइक महोदय। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप लोग याद रखिए, क्योंकि हमें याद रखना है एग्ज़ाम में। कभी कभी एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, यार एस आर कैसा, किसने दी थी, एस थ्योरी दी थी थॉर्नडाइक ने या आर एस थ्योरी दी थी। ठीक है, तो आप लोग याद रखना कि आर से स्किनर का नाम आता है, तो आर एस थ्योरी दी थी स्किनर महोदय ने, और एस आप लोगों को याद रहेगा कि थॉर्नडाइक महोदय ने दी थी, दो ने दी थी। ठीक है, एक दी थी आर एस और एक दी थी एस आर। चलिए, याद रहेगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, इसके कुछ प्रयोग देख लेते हैं। चलिए प्रयोग देख लेते हैं कि कई बार जो है, अब उनको बिल्ली को क्या किया गया, एक पिंजड़े में बंद करके रख दिया, बॉक्स में बंद करके रख दिया गया। तो कई बार बिल्ली पिंजड़े में अनेक क्रियाएं करती है। अचानक लीवर पर पंजा मारा और लक्ष्य प्राप्त हो गया, मतलब उसको जो मांस का जो है बिल्ली मछली है वो उसको मिल गई, उसका वह लक्ष्य वही है, तो उसको लक्ष्य प्राप्त हो गया। तो अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपन को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है, तो यह अनुबंध कहलाता है। ठीक है, अनुक्रिया की मतलब उसने लीवर पर पंजा मारा, अनुक्रिया की, और उद्दीपन को प्राप्त किया, उद्दीपन मतलब लक्ष्य को। ठीक, तो प्राणी इसी को क्या बोलते हैं, अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जो प्याजे महोदय हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। वो तो हमने आप लोगों को बता दिया था स्टार्टिंग में, लेकिन एक दो पॉइंट और रह गए थे। चलिए देख लेते हैं प्याजे जी के। देखिए, जीन प्याजे को विकासात्मक का मनोवैज्ञानिक का जनक कहा जाता है। ठीक है, जीन प्याजे को क्या कहा जाता है, मनोविज्ञान का जनक। ठीक है, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, इनका जन्म 1886 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। फ्रेंड्स, इनका जन्म हमें याद नहीं रखना, लेकिन इतना याद रखना है कि कहाँ हुआ था, स्विट्जरलैंड में, क्योंकि प्लेस याद रखना है हमको। इसका पूछा जाता है, जैसे हमने आपको बताया कि थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक हुए, तो वह अमेरिका के हुए, है ना। जीन प्याजे कहाँ के हुए, स्विट्जरलैंड के हुए। ठीक है, तो और नेक्स्ट देखिए, प्याजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक 1923 में लिखी थी। तो आप इनकी बुक याद रख लीजिएगा कि यह बुक जो है जीन प्याजे की है, द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रहेगा कि जीन प्याजे जो हैं ये स्विट्जरलैंड के हुए, और इन्होंने अपने बालक पर प्रयोग किया था, अपने बच्चे पर प्रयोग किया था। ठीक है फ्रेंड्स, इतना याद रहेगा। और इनकी जो बुक है उसका नाम था द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, 1923 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। मैंने आप लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग एक दो बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, जो भी मेरे भाई बहन हैं वह नए हैं इस चैनल पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट्स भी कर लीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मेरे वीडियो को सब लोग पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम आप लोगों को फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।